अस्सलामुअलैकुम। सांस साकिन थी जिसकी राइटर है निम्रा अहमद। उसकी ये 23वीं एपिसोड है। तकरीबन आधे घंटे की मेहनत से तैयार करदा स्केच को उसने तनकीदी निगाहों से देखा। एक जगह उसे कमी सी नजर आई थी, उसने उसे दुरुस्त करना शुरू किया। अगले 7 मिनट तक वो गलतियों को ठीक करती रही। फिर एक और साफ कागज लेकर उस पर वो डिज़ाइन उतारने लगी। यकायक उसने सर उठाकर घड़ी देखी। कल शाम जिब्राइल ने 4 बजे फ़ोन करने की ताकीद की थी। वो बच्चा उसको अच्छा लगा था, लेकिन ऐसे ही किसी बच्चे के कहने पर वो सोच में पड़ गई। 4 माह बाद कुवैत में उनकी एग्जीबिशन हो रही थी। उनके पास टाइम कम और लोड काफ़ी ज़्यादा था। अब वो अपना कीमती वक्त यूं बच्चों से सर खपाकर ज़ाया तो नहीं कर सकती थी। थोड़ी देर ही गुजरी थी जब अमल ने सर उठाकर एक दफ़ा फिर घड़ी देखी। ऐसे ही उस बच्चे ने मुझे नंबर दे दिया, मुझे कौन सा उसे फ़ोन करना है। खाका उस वक्त इख्तितामी मराहिल में था जब वो उठ खड़ी हुई और तपाई पर धरा फ़ोन सेट उठाकर गोद में रखा और नंबर मिलाने लगी। नंबर उसे ज़बानी याद था। दूसरी ही घंटी पर फ़ोन रिसीव कर लिया गया था। हेलो हेलो, मैं अमल बोल रही हूँ। मैं उसे पहचान गई थी, इसीलिए इत्मीनान से बताने लगी। ओह अमल, थैंक यू सो मच, तुमने मुझे फ़ोन किया। मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरा ख्याल था तुम भूल जाओगी। खुशी उसकी आवाज़ से झलक रही थी। मैं क्यों भूलती, शैतानों को कौन भूलता है। उसने आराम से बिस्तर पर टांगे ऊपर करके बैठते हुए कहा। हाँ, शैतानों को शैतान याद रखते हैं। ज़रूरी तो नहीं है, शैतानों को इंसान भी याद रखते हैं, जैसे मैंने तुम्हें रखा। वो बर्जस्ता बोली। अच्छा, अपनी मम्मी से तो बात कराओ। मम्मी से? उससे हैरत हुई। क्यों? उन्हें बताओ ना कि उनका बेटा कितना बड़ा शैतान है। नो, यू कांट डू दिस। मेरी तो मम्मी है ही नहीं, उसने आम से अंदाज में कहा। कहीं गई हुई हैं? उसके लहजे और अंदाज से अमल समझ ना पाई थी। ओह नहीं, वो, मेरा मतलब है शी इज़ डेड, उसने वजाहत की। अमल भौंकची रह गई। आई एम सॉरी, वह मुश्किल उसके लबों से निकला। इट्स ओके। वो खामोश हो गया। अमल, चल लम्हों बाद रिसीवर में उसकी आवाज़ गूंजी। तुम्हारी मम्मी है? अमल को बहुत कुछ याद आया तो उसने धीरे से कहा था। नहीं, डैडी हैं। वो फिर पूछने लगा। नहीं, वो आहिस्ता से बोली। तुम्हारे हैं? डैडी? हाँ हैं। किसके साथ रहते हो? बहन भाई नहीं है। उसे उस बच्चे से बेहद हमदर्दी महसूस हो रही थी। बहन भाई नहीं, मैं अकेला हूँ, बाबा के साथ रहता हूँ। सुनो, मम्मी की डेथ कैसे हुई थी? वो तफसीलात जानने के लिए बेताब थी। उनको कैंसर था, ब्लड कैंसर। कितना अरसा हो गया? अमल का दिल बहुत तड़पा था। 4-5 साल तो हो गए हैं। उस वक्त मैं बहुत छोटा था, वो मतानत से बता रहा था। तो मतलब कैसे रहते हो उनके बगैर? वो इतना छोटा सा बच्चा बगैर माँ के कैसे रहता होगा? उसके दिल को कुछ हो रहा था। रह लेता हूँ, मेरे बाबा की मम्मा बहुत अच्छी हैं, इधर कराची में होती हैं। बाबा की मम्मा यानी दादी? उसने अंदाज़ा लगाया। दादी नहीं, नानी। नानी कैसे? बाबा की मम्मा दादी होती है? उससे उलझन हुई थी। हाँ, पता नहीं, मगर वो मेरी नानी है। वो अपनी बात पर कायम था। अच्छा, वो तो कराची में होती है ना, यहाँ कैसे रहते हो? यहाँ बाबा होते हैं और एक कराची में मुलाजिम था, बशीर, वो भी कराची से यहाँ आ गया है। बाबा चले जाते हैं तो वो घर पर होता है। बाबा कहाँ जाते हैं? अकेडमी। अकेडमी? कौन सी अकेडमी? ओह हाँ, ट्यूशन अकेडमी होगी। टीचर होगा उसका बाप, उसने खुद ही सोच लिया। अच्छा, तो तुम पीछे क्या करते हो? कोई दोस्त है तुम्हारा? दोस्त नहीं, बस एक तुम हो, उसने सादगी से कहा। तो उसे उस बच्चे पर बेहद तरस और प्यार आया था। उसकी माँ नहीं थी और कोई दोस्त भी ना था। तुम हो ना मेरी दोस्त? वो यकीन दहानी चाह रहा था। ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, अगर ना होती तो तुम्हें कॉल करती, वो प्यार से बोली। वैसे कैसे सोते हो मम्मी के बगैर? डर नहीं लगता? कमरे में सोता हूँ, वो अपनी फितरी मासूमियत से कह रहा था। अकेले क्यों सोते हो? बाबा साथ नहीं सुलाते? बाबा ने तो कहा था, मगर मैं उनके साथ नहीं सोता। वो लाइट जलाकर सोते और मुझे लाइट में नींद ही नहीं आती। पापा लाइट जलाकर क्यों सोते हैं? उसे फितरी तजस्सुस हुआ। बस वो लाइट ऑफ नहीं करते। जिब्राइल ने टालना चाहा। क्यों? उसने कुरेदा। उन्हें उन्हें डर लगता है। अमल ने इंतहाई हैरत से रिसीवर को घूरा, फिर दोबारा कान से लगा लिया। अजीब बात है, वो सोच कर रह गई। चाय, कॉफ़ी, कुछ चाहिए? वो दोनों हाथों में सर थामे बैठा था। जब अपने अकब में उसे आवाज़ सुनाई दी, उसने धीरे से सर उठाया और गर्दन मोड़कर पीछे खड़े अरमगान को देखा। वो हाथ में 2 डिस्पोजेबल कप्स लिए खड़ा था। वैसे चाय चाहिए तो बता दें, मैं कह आता हूँ, लेकिन अगर कॉफ़ी चाहिए तो लीजिए, हाजिर है। उसने उसके साथ सीढ़ियों पर बैठते हुए खुश दिली से कहा। रेहान ने लम्हा भर को उसे बगौर देखा। कॉफ़ी ठीक है? उसने उसके हाथ से कप लेकर लबों से लगाया। वो दोनों उस वक्त लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम के ड्रेसिंग रूम के आगे बनी सीढ़ियों पर बैठे थे। कल उनका पहला टेस्ट मैच स्टार्ट होना था। वापसी के बाद ये रेहान का पहला गैर मुल्की दौरा था। मुझे लगता है कल बारिश होगी, रेहान ने बादलों से स्याह होते आसमान को देखकर कहा। अरमगान ने चौंक कर उसे देखा था। उसके सामने रेहान पहली दफ़ा अगलाया था, मगर उसने कुछ भी नहीं कहा था।
अगर कल टॉस जीत गए तो पहले बॉलिंग लेंगे, कल विकेट बड़ा बाउंसी होगा। वो अपनी धुन में बोले जा रहा था और मकान को खामोश पाकर रुक गया। कुछ कहो ना, उसने नायब कप्तान को मुखातिब करके कहा। अब मुझसे नाराज तो नहीं है रेयान भाई? उसका सवाल कदरे गैर मुतवक्के था। रेयान शशदर रह गया। मैं क्यों? उसे अरमगान की तरफ से इस सवाल की उम्मीद नहीं थी। अरमगान। रेयान ने कॉफ़ी ख़त्म करके कप साइड पर रखा, फिर नरमे से बोला, मैं तुमसे खफा नहीं हूँ, मैं किसी से भी खफा नहीं हूँ, यह आपकी बढ़ाई है। वो शुक्रिया अदा करके दोनों कप उठाकर ले गया। उसने गहरी सांस लेकर स्टेडियम पर एक ताहिराना निगाह दौड़ाई। शाम ढलने को थी। शाम के मलगुजे साए फैलते ही टीम ने वापस होटल रवाना हो जाना था और वो उसे स्टेडियम, होटल और लंदन के बेशतर तफरीही मकामात पर बीसियों जगह ढूंढ चुका था। वो जो हर जगह उसके हमराह हुआ करती थी अब कहीं भी नहीं थी। शायद वो मुझे भूल गई है, वरना ज़रूर आती, उसने उदासी से सोचा था। कोई भी क्रिकेटर अगर 3 माह के लिए भी इंजरी के बायस क्रिकेट से आउट हो जाए, उसे वापस अपनी फॉर्म में आने के लिए कुछ टाइम चाहिए होता है। और रेयान तो 3 साढ़े 3 बरस बाद वापस आया था। लॉर्ड्स में खेला गया पहला टेस्ट मैच वैसे तो ड्रा हो गया, मगर उसमें रेयान की इनफरादी परफॉर्मेंस कुछ खास ना थी। वो अब सिर्फ बैटिंग कर रहा था, क्योंकि बॉलिंग से उसकी कमर में दर्द होता था। उसने मजमूई तौर पर 27 रन बनाए थे। दूसरी इनिंग्स बारिश के बायस खेली नहीं जा सकती थी और वो अपनी परफॉर्मेंस से काफ़ी नाखुश था। मगर दूसरे टेस्ट में उसके दोनों इनिंग्स के 72 और 89 रन्स ने जीत में अहम किरदार अदा किया। फिर उसकी शानदार कप्तानी, वो दूसरे मैच में वाकई क्रिकेट में वापस आ चुका था। इसके बाद वही हुआ जो हमेशा से होता आया था। सहाफ़ियों और अखबार नवीसों के कैमरों की फ्लैश लाइट्स, इंटरव्यूज़ की फरमाइश, ऑटोग्राफ लेने के लिए बढ़े हुए हाथ, फैंस की लंबी कतारें। लाइमलाइट उसके लिए नई नहीं थी, मगर अब वो उसकी असलियत समझ चुका था। यहाँ सिर्फ चढ़ते सूरज की पूजा की जाती थी, सिर्फ उस शख्स को देवता बनाया जाता था जो इन हो, और रेयान फिलहाल काफ़ी से ज़्यादा इन था। फ़ोन की घंटी मुसलसल बज रही थी। अमल ने अपने सेल की तलाश में इधर उधर निगाह दौड़ाई। उसे वो सोफे पर पड़ा दिखाई दिया। वो गहरी सांस लेते हुए बिस्तर से उठी और सेल उठाकर नंबर देखा। फिर मुस्कुराहट उसके लबों पर बिखर गई। उसने फ़ोन ऑन करके कान से लगा लिया। हेलो एमी, उसके पूछने पर दूसरी जानिब से बेताबी से पूछा गया। अमल नाम है मेरा, वो मसनूही खफकी से बोली। व्हाटएवर, कैसी हो? वो पुरजोश सा होकर पूछ रहा था। मैं तो ठीक हूँ। अमल ने एक हाथ से सेल कान पर लगाए, दूसरे से बिस्तर पर बिखरे कागज़ समेटना शुरू कर दिए। तुम सुनाओ, घूम आए? हाँ, बहुत इंजॉय किया। जिब्राइल ने तकरीबन 5 हफ्ते कबल उसे फ़ोन पर बताया था कि वो अपने बाबा के साथ किसी काम से लंदन जा रहा है। काम क्या था उसने वजाहत नहीं की थी। वैसे भी उसने कभी ये बात नहीं बताई थी कि उसका बाप क्या करता है और उसका नाम क्या है। कहाँ कहाँ गए? उसने तमाम पेपर समेटकर फाइल में रखे और फाइल को एहतियात से अलमारी में रख दिया कई जगहों पर। फिर वो उसे बताने लगा। बीच में उसने ओल्ड ट्रैफोर्ड का भी जिक्र कर दिया। तुम ओल्ड ट्रैफोर्ड भी गए? वो तो मैनचेस्टर में है। अमल को हैरत इसलिए हुई थी क्योंकि जिब्राइल ने सिर्फ लंदन की बात की थी। हाँ, वो मज़े से बोला। हाँ नहीं, जी कहते हैं। उसने टोका। ओह जी, मैं तो मैनचेस्टर, कार्डिफ, लीड्स, बर्मिंघम सब शहरों में गया। इतना काम था? हाँ, बाबा का था। वो गड़बड़ाया। मेरा मतलब है जी, बाबा का था। अमल हंस दी। अच्छा, क्या कर रहे हो? वो बिस्तर पर बैठते हुए पूछने लगी। सांस ले रहा हूँ, तुमसे बात कर रहा हूँ, हाथ में रिसीवर पकड़ा हुआ है, सामने वाली दीवार को देख रहा हूँ। अच्छा बस बस, उसे टोकना पड़ा। मेरा मतलब था, अच्छा छोड़ो। तुम्हारे स्कूल का हर्ज नहीं हो रहा है? तुमने कहा था ना कि तुम छुट्टियों पर लाहौर आए हुए हो। हाँ, पता नहीं, अभी तो टर्म स्टार्ट हुई है। बाबा कहते हैं वो मुझे इधर ही दाखिल करा देंगे, उनको यहाँ अरसे तक रहना है। तो वो तुम्हें कराची क्यों नहीं भेज देते? वो कहते हैं बच्चों को माँ बाप से दूर नहीं रहना चाहिए। वो कहते हैं मुझे कभी किसी दूसरे शहर या बोर्डिंग वगैरह पढ़ने के लिए नहीं भेजेंगे। क्यों? पता नहीं, उनको पता होगा। जिब्राइल ने शाने उचकाए। वैसे जिब्राइल, तुम्हारा नाम किसने रखा था? वो यूं ही पूछने लगी। बाबा ने। वजह मुझे पता नहीं, मगर मम्मी ने एक दफ़ा बताया था कि मम्मी और बाबा की कोई नाराज़ी हो गई थी। वो 3-4 साल एक दूसरे से नाराज़ रहे। फिर मेरे पैदा होने पर बाबा मम्मी से मिलने आए और उन दोनों की सुलह हो गई और बाबा ने मेरा नाम जिब्राइल रखा। लेकिन जिब्राइल, तुम 3-4 साल बाद तुम्हारे बाबा तुम्हारी मम्मी से मिलने आए, वो भी तुम्हारे पैदा होने पर। क्या बात कर रहे हो? क्या दोनों में अलहदगी हो गई थी? अलहदगी नहीं, वो बस नाराज़ थे, फिर सुलह हो गई। जब मैं पैदा हुआ तो मम्मी ओमान में थी, बाबा कराची से स्पेशली उन्हें मिलने आए थे। वो पूरे इत्मीनान से बता रहा था। फिर उसके लबों से फिसला। फिर क्या? मिलकर वापस चले गए? क्या मतलब?
अपनी बीवी को छोड़कर चले गए। वो हैरत से चिल्लाए, बीवी? नहीं, बाबा की तो उस वक्त शादी भी नहीं हुई थी। जिब्राइल, तुम्हारा दिमाग दुरुस्त है? क्या हुआ? वो परेशान हो गया। तुम्हारे पापा की मम्मी से शादी नहीं हुई थी क्या? वो कंफ्यूज हो गई। नहीं, मेरे बाबा की तो मम्मी से शादी नहीं हुई, उसने इत्मीनान से कहा। तुम अपने बाबा के बेटे हो, मम्मी और बाबा के? अमल को समझ नहीं आ रही थी कि वो उसे किस तरह पूछे। नहीं, मैं तो मम्मी और डैड का बेटा हूँ। डैड? डैडी यानी बाबा? नहीं, तुम समझ नहीं रही हो अमल। अच्छा, मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, बाबा मेरी मम्मी के कज़न थे। उन्होंने मुझे मम्मी के मरने के बाद अडॉप्ट किया है। तो इस तरह कहो ना, वो झुंझलाई। क्या कहूँ? यही कि तुम बिल्कुल अकल से पैदल हो। तो वो तो तुम मेरे कहे बगैर भी हो। मेरे कहने की क्या ज़रूरत है? मैं तुमसे बड़ी हूँ, तमीज़ से बात करो, वो मसनूही खफकी से बोली। तमीज़ कौन है और उससे बात क्यों करूँ? जिब्राइल, तुम मेरे हाथों किसी दिन कत्ल हो जाओगे, फिर तुम जेल चली जाओगी। मैं जेल से भाग जाऊंगी। भाग कर कहाँ जाओगी? वो उसे सता रहा था। वो था तो छोटा सा बच्चा, मगर बेहद तेज तरार। दूर, कहीं बहुत दूर, यानी अल्लाह ताला के पास। तो वहाँ जाने के लिए जेल में फांसी चढ़ जाना? भागोगी क्यों? मैं मार्स पर चली जाऊंगी। उसने नया शोशा छोड़ा। हाँ, जहाँ की मखलूक हो वहीं जाओगी ना? उसने ठंडी सांस भरकर कहा तो वो हंसी। अच्छा सुनो अमल, तुम कभी मेरे घर तो आओ, उसने बड़े इश्तियाक से ऑफर की थी। ना बाबा ना, अमल को प्रोफेसर वगैरह ही बहुत बुरे लगते थे और जिब्राइल का बाप भी तो प्रोफेसर ही था। क्यों? देखो, तुम्हारे पापा माइंड करेंगे। मैं उसने टालना चाहा। कम ऑन, तुम उस वक्त आना जब वो अकेडमी गए होते हैं, और उनके वापस आने से पहले चली जाना। उसने चुटकी बजाते ही मसला हल कर दिया था। नहीं देखो, मुझे असल में अच्छा नहीं लगता, वो टाल मटोल कर रही थी। अमल प्लीज़, मैं बिल्कुल तन्हा हूँ, मेरा तो कोई फ्रेंड भी नहीं है, एक तुम ही फ्रेंड हो, आ जाओ। जिब्राइल की आवाज़ दुख से लबरेज हो गई तो उसे हार मानना ही पड़ी। अच्छा, मैं आऊँगी। बिलाखिर वो मान गई। सच? कब? किस दिन आओगी? कुछ देर पहले का लबो लहजा अब अक्सर गायब हो चुका था। उसने मशकूक निगाहों से रिसीवर को घूरा। तुम जिब्राइल बहुत बड़ी शय हो, उसने गोया बिल्कुल ही हथियार डाल दिए थे। ठीक तो हो ना तुम? तकलीफ तो नहीं होती? मम्मा का हमेशा का वही केयरिंग अंदाज। रेहान के लबों पर एक मध्यम सी मुस्कुराहट उभरी। जी बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अब वो हर 2-1 दिन बाद रानिया को खुद फ़ोन किया करता था। बस अल्लाह का शुक्र है। किसी दिन चक्कर लगाओ, वीकेंड पर आ जाओ। वो यकीनन उसे बेहद मिस कर रही थी। चले आ जाता हूँ, खुश। वो काफ़ी देर तक उनसे बातें करता रहा। जिस वक्त फ़ोन रखा तो एहसास हुआ कि जिब्राइल कितनी ही देर से उसके साथ बैठा उसे देख रहा है। उसके हाथ में एक चिप्स का पैकेट था, जिससे गाहे बगाए चिप्स निकाल कर वो खा रहा था। रेहान को मतवज्जा पाकर उसने पैकेट उसकी जानिब बढ़ाया। कुछ कहना है? उसने पैकेट में से चिप्स निकालते हुए पूछा। जिब्राइल के अंदाज में जो तजब्जुब था वो रेहान के लिए नया हरगिज़ नहीं था। यह अंदाज महरीन का हुआ करता था। जी, वो एक बात बतानी थी। वो बड़े लाड से उसके बाजू पर सर रखकर लेट सा गया और चिप्स दांतों से कुतरने लगा। चलो में खामोशी छाई रही। क्या कहना मेरे एंजल को? उसने प्यार से उसके ब्राउन बाल बिखेरे। वो बाबा, मेरी एक फ्रेंड है, उसने बात का आगाज़ किया। हाँ, तो मैं उसको घर में इनवाइट कर लूँ? वो रेहान का चेहरा बगौर देखते हुए कह रहा था। वो कराची से आ रही है? रेहान समझा था ये उसकी कराची की स्कूल वाली फ्रेंड है। नहीं, वो तो लाहौर में रहती है। ओह, तो तुमने लाहौर में भी फ्रेंड्स बना ली हैं? वो धीरे से हंसा, फिर मसनूही खफकी से बोला, मुझे बताया तक नहीं। बता तो रहा हूँ, अभी इंग्लैंड जाने से पहले बनाई थी। कौन है? अमल नाम है, मुझसे थोड़ी सी बड़ी है। वो रे को नहीं बोल सकता था। हाँ तो कर लो इनवाइट, उसे भला क्या एतराज़ हो सकता था। जिब्राइल ने चिप्स का पैकेट खाली करके जेब में ठूंस लिया। रेहान को याद था वो बचपन में ऐसे ही किया करता था। बाबा। कुछ देर बाद वो बोला। वो उसके नरम नरम बाल सुलहा रहा था। मैं आज आपके साथ सो जाऊं? सो जाओ, आप लाइट ऑन रखेंगे? रेहान एक लम्हे को चुप सा हो गया, फिर खुद पर काबू पाकर बोला, तुम कहते हो तो ऑफ कर दूंगा। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, बस मैं आपके साथ सोऊंगा। जिब्राइल ने अपना सर उसके कंधे से हटाकर सीने पर रख दिया। रेहान उस वक्त बिस्तर पर नीम दराज था। कितने पल यूं ही बीत गए। रेहान समझा वो सो चुका है। जब उसने उसे पुकारा, जिब्राइल, तो वो चाहता था कि अब वो सीधा हो जाए। उसकी कमर काफ़ी तकलीफ दे रही थी। जी, उसने पट से आंखें खोल दी। सोए नहीं? मेरा ख्याल तो सो चुके हो। उसे हैरत हुई थी, जिब्राइल जल्दी सो जाया करता था। फिर बुला क्यों रहे थे अगर लग रहा था कि मैं सो गया हूँ? वो अपनी बात पर खुद ही हंस दिया। उल्लू, गधे, उसने उसके सर पर चुपत लगाई। सो जाओ। अब क्यों नहीं सोते बाबा? वो उल्टा सवाल करने लगा। मैं बहुत सोया हूँ जिब्राइल, उसने ठंडी सांस लेकर किसी गैर मरई नुक्ते को देखते हुए कहा।
मैं इतना सोया हूँ बेटा कि अब नींद से डर लगता है। सोता हूँ तो ये खौफ रूह में फैला होता है कि जाने अगली सुबह उठ भी सकूंगा या नहीं। आप ऐसा क्यों सोचते हैं बाबा? वो परेशानी से देखने लगा। सोचना पड़ता है बेटा, वो थके थके अंदाज में बोला। मेरी एक बात याद रखना, कभी किसी को बद्दुआ ना देना, चाहे उस बंदे ने तुम्हारे साथ कितना ही बुरा क्यों ना किया हो। किसी को बद्दुआ नहीं दिया करते, खुद को भी नहीं देते हैं। खुद को कैसे बद्दुआ देते हैं? रेहान ने लम्हा भर को उससे देखा। तुम नहीं समझ सकते, अब सो जाओ। जिब्राइल ने नासमझी के आलम में उसे देखा, फिर आंखें मूंद ली। रेहान उसी तरह दीवारों को देखता रहा। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। बशीर, तुम्हें पता है आज मेरी एक फ्रेंड आ रही है। जिब्राइल सोफे पर बैठा सेब खा रहा था जब अचानक डस्टिंग करते हुए उसने बशीर को मुखातिब किया। अच्छा जी? बशीर की आंखों में इश्तियाक दर आया। हाँ, और तुम जरा तमीज से रहना, उसके सामने कोई बोंगी बात मत कर देना। इतने में इतलाही घंटी बजी। जिब्राइल ने जल्दी से अध खाया सेब पॉकेट में ठूंस लिया और बाहर की जानिब भागा। बशीर भी उसके पीछे हो लिया। गेट खोलते ही अमल अपनी सुजुकी अंदर ले आई। गैराज में गाड़ी खड़ी करके वो बाहर निकली। जिब्राइल ने बड़ी तमीज से उसके साथ हाथ मिलाया। अमल, ये जो मेरे साथ खड़ा है ये डफर लगता भी है और है भी। ये बशीर है। उसने बशीर का तारुफ कराया। बुरी बात। अमल ने मुस्कुराहट दबाते हुए तनबीह की। जिब्राइल उसे अंदर ले आया। अमल नाकदाना निगाहों से घर का जायजा लेती रही। घर तो अच्छा है, बड़ा कमाते हैं प्रोफेसर साहब। वो मरूब हुई थी। अच्छा है घर तुम्हारा, उसने बेख्तियार तारीफ की। इसलिए कह रही हो क्योंकि सोफ़ों का कलर तुम्हारी ड्रेस जैसा है। उसका इशारा क्रीम और टी पिंक शेड्स के सोफ़ों की जानिब था। इत्तेफाक से अमल ने भी उन्हीं रंगों का ड्रेस ज़ेबतन कर रखा था। उसकी गोरी शफाफ रंगत पिंक दुपट्टे के हाले में बहुत खिली खिली और गुलाबी सी लग रही थी। अच्छा, मैं तुम्हें अपनी बुक्स दिखाता हूँ। जिब्राइल ने उसकी बात नामहसूस तरीके से बदल दी। हाँ दिखाओ, वो मुस्कुराई। थोड़ी देर में जिब्राइल अपनी कलरिंग बुक्स, नर्सरी राइम्स और कहानियों की किताबें उठाकर ले आया। ये देखो, मैंने एलिफेंट बनाया है, उसने एक कलरिंग बुक में से हाथी पर उंगली रखकर बताया। और ये मंकी बनाया है। तुम्हें मंकी अच्छी लगते हैं ना? उस दिन तुम मंकी को देख रही थी। अमल को हैरत हुई थी। बच्चे अमूमन ऐसी बातें याद नहीं रखा करते, मगर जिब्राइल को याद था। इतने में बशीर जूस ले आया। बशीर के जाने के बाद वो दोनों टीवी लगाकर बैठ गए। अक्सर चैनल्स लॉक थे। अमल प्रोफेसर साहब की समझदारी को दाद दिए बगैर न रह सके। एक न्यूज़ चैनल पर किसी मूवी का ट्रेलर चल रहा था। ये कल 8 बजे आएगी, पापा की बड़ी फेवरेट है। जिब्राइल जोश से बताने लगा। हाँ, मुझे भी अच्छी लगती है। वो भी मुस्कुराकर बोली। मुझे इसके एक करैक्टर के बाल बहुत अच्छे लगते, बिल्कुल सॉल्ट पेपर। पता है अमल, मेरे बाबा के बाल भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। हाँ जाहिर है, खुश्क सब्जेक्ट्स पढ़ा पढ़ा कर प्रोफेसर साहब का सर चिट्टा नहीं होगा तो और क्या होगा। अच्छा, उसने दिलचस्पी जाहिर करते हुए सर हिला दिया। वैसे बाबा ने आना किस टाइम है? वो दरअसल चाहती थी कि उनके आने से पहले ही वापस चली जाए। वो शाम को आएंगे 5 बजे तक, अभी तो बहुत देर है। जिब्राइल ने लापरवाही से कहा तो वो मुतमईन सी हो गई। और वाकई रेहान 5 बजे ही घर आया और उसके आने से 2 घंटे पहले ही अमल वापस जा चुकी थी। तो इट मीन्स कि अभी निम्रा नहीं चाहती कि हम लोग इनकी मुलाकात का देखें। और बहुत क्यूट सी यहाँ पर सिचुएशन है, मतलब जानबूझकर क्रिएट की जा रही है कि उसके बारे में नहीं बताया जा रहा और वो जानबूझकर गलत समझ रही है। सो क्यूट। मतलब स्टार्टिंग में ऐसे ही सिनेरियो के साथ लिखा जाता है। मतलब ऐसे नॉवेल्स, मतलब ऐसी स्टोरी माइंड में आती ही है। तो बहुत बड़ी ऐसी स्टोरी मैंने पढ़ी है जिसमें ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाती है कि लड़की को लगता ही यही है। उसने अपने माइंड में उसने ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि एकेडमी कोई और भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है। और अगर वो इतना मतलब अमीर है तो वो एकेडमी में क्यों जाएगा? मतलब हो सकता है उसको लगा हो कि उसकी अपनी एकेडमी हो। पहले तो मुझे बड़ी अजीब बात लगी थी कि बेबी वो, मतलब यार प्रोफेसर अगर है तो वो एकेडमी में क्यों पढ़ाएगा? मुझे ये बात थोड़ी सी वो फील हो रही है। हमारे प्रोफेसर एकेडमी में नहीं पढ़ाते, वो यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाते हैं, एकेडमी में नहीं जाते। और एकेडमी वाला लेवल इतना ज़्यादा भी हाई नहीं होता, ठीक है। और जिनकी अपनी एकेडमी होती है और फिर तुम देख भी रही हो उनके घर में नौकर है और फिर उस लड़के की भी हालत तुम्हें अच्छी लग रही है और फिर तुम ये भी देख रही हो कि वो घूमते फिरते हैं, तो फिर भी तुमने ये समझ लिया कि वो प्रोफेसर होगा और फिर वो एकेडमी में होता होगा और अपनी एकेडमी उसकी होगी, तो फिर भी एक तो
मैं इस सिचुएशन को नहीं समझा सकती जो मैं फ़ील कर रही हूँ, तुम लोग समझ जाओ कि मैं क्या फ़ील कर रही हूँ। तो होपफुली तुम लोगों को थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।